अंबानी परिवार ने भारतीय इतिहास की सबसे महंगी शादी करके खूब मौज मस्ती की। ये पूरा देश अंबानी परिवार के वैभव पर विचार करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पूरे देश में दो अलग अलग विचारधाराएं उभरी हैं। एक तरफ एक ग्रुप ऐसा है जो मानता है कि ये पैसे की पूरी बर्बादी है और अंबानी परिवार गलत उदाहरण पेश कर रहा है। Show off that much. They're doing way too much. I think now they're just showing off. दूसरी तरफ शादी के विशाल पैमाने और वैभव के लिए पूरी तरह से आचार्य हैं, क्योंकि वे इसे भारतीय कल्चर का उदय समझते हैं। The opulent wedding of the son of India's richest man. Asia's richest man. Asia's richest man. Richest man is throwing his youngest son a lavish wedding in Mumbai. From Bollywood stars to FIFA bosses to Tony Blair to Boris Johnson, the Ambani wedding has brought them all together. It's a wedding so massive, so mega. Even the warm-up events put the royals to shame. Thanks to the Ambani family, I am here tonight. लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, जबकि कुछ लोग इस फंक्शन को सिर्फ एक शादी के रूप में देखते हैं, वे अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस शादी भारत को एक इनसेन पावर दे रही है और अगर सभी बिलियनियर इसे अपनाएं तो ये हमारे कल्चर को बढ़ावा दे सकता है और टैक्स पेयर के हजारों करोड़ों रुपए बच सकते हैं। मुश्किल लगता है ना? अच्छा अंदाज़ा लगाइए क्यों ब्रिटिश प्रेस ने सालों से अपने रॉयल वेडिंग को मार्केटिंग रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। of Scotland has finally chosen his bride. She is Lady Diana Spencer, and their engagement is the news Britain has been waiting for. By 8 o'clock, police estimated 900,000 people were already out in central London. I, Diana Frances, take thee, Philip Charles Arthur George, to my wedded husband. And into the afternoon sunshine there came Prince Charles and the new Princess of Wales, smiling and looking wonderfully relaxed. जरा सोचिए, इन नंबर पर गौर करें तो 2011 में अमेरिकन सुपर बाल को 111 मिलियन लोगों ने देखा था, जबकि 2018 में केट और प्रिंस हैरी की रॉयल वेडिंग को 160 मिलियन लोगों ने देखा था, जबकि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को 1.1 बिलियन लोगों ने देखा था। और प्रिंस हैरी की रॉयल वेडिंग को 1.9 बिलियन लोगों ने देखा था। इसलिए ये घटनाएं सिर्फ दिखावा नहीं हो सकती, बल्कि अरबों डॉलर का मार्केटिंग अभियान है जिन्होंने यूके इकोनॉमी को बहुत लाभ पहुंचाया है। और अगर हार्वर्ड के प्रोफेसर की सुने तो हार्वर्ड के प्रोफेसर जोसेफ एना ने इसे सॉफ्ट पावर के रूप में डिफाइन किया है। तो सवाल ये है कि सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? ये अंबानी वेडिंग किसी भी तरह से भारतीय कल्चर को बढ़ावा देने से कैसे जुड़ा है? ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज ने इन शादियों का उपयोग करके $1 अरब का रिटर्न कैसे बनाया? और सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत को इस मार्केटिंग रणनीति से क्या सबक सीखने की ज़रूरत है। अंबानी वेडिंग की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का अर्थ समझना होगा। हार्ड पावर तब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश को कंट्रोल करने या उससे फ़ायदा उठाने के लिए अपनी मिलिट्री फोर्सेस, इकोनॉमिक पावर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का उपयोग करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल चाइना और पाकिस्तान है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ने पाकिस्तान को $26.5 बिलियन का कर्जा दिया अपने जाल में फंसाने के लिए, और फिर उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल किया चाइनीज़ बिल्डर को पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए, और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए अपनी मिलिट्री फोर्सेस खड़ी कर दी। Pakistan cabinet has transferred the operations responsibility of the Gwadar port from Singapore to China. China is exploiting developing economies. The PLA Navy is the largest in terms of numbers of surface ships and vessels. Now, the Chinese policy in Africa is often described as a debt trap. Experts say it is a part of a deliberate strategy to loan unmanageable sums to African countries. इसी तरह अमेरिका ने 2003 में इराक पर कंट्रोल करने के लिए अपनी मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करके इराक पर अटैक किया, और ठीक यही रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है। इसी हार्ड पावर कहते हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्ट पावर को देखें तो ये किसी देश की मिलिट्री फोर्सेस से नहीं, कि अपने कल्चर से प्रभावित करने का एक तरीका है। सॉफ्ट पावर का सबसे अच्छा एग्जांपल साउथ कोरिया की तरक्की है।
Parasite, just named Best Picture at the Oscars, is expected to give another boost to the Korean wave. Squid Game. Squid Game. Squid Game. A gory dystopian thriller on track to be the most watched streaming sensation ever. BTS's last concert in Seoul created nearly as much economic gains as the Pyeongchang Winter Olympics in early 2018. 20वीं सदी की शुरुआत में साउथ कोरिया हुंडई और सैमसंग की वजह से अपनी कार्स और स्मार्टफोन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जब हम साउथ कोरिया का जिक्र करते हैं तो ज़्यादातर के-पॉप, BTS और साउथ कोरिया के स्किन प्रोडक्ट्स और स्क्विड गेम के बारे में सोचते हैं। अच्छा गाइज, क्या आपको पता है इनमें से कोई भी चीज़ आज से 5 साल पहले तक वर्ल्ड फेमस नहीं थी। सवाल ये है कि यह बदलाव कैसे हुआ और ये साउथ कोरिया को और इकोनॉमिकली पावरफुल बनाने में कैसे मदद कर रहा है। ये बदलाव 1994 में शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट किम को बताया गया कि फिल्म जुरासिक पार्क ने 1.5 मिलियन हुंडई कार्स की सेल के बराबर प्रॉफिट कमाया है। जुरासिक पार्क मूवी ने दुनिया भर में इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे किया? इसका कारण ये था कि उनके पास अमेरिकन फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ दुनिया भर में अमेरिकन कल्चर का प्रभाव भी था, जो एक पावरफुल टूल था। और यही वह समय था जब साउथ कोरिया की सरकार ने महसूस किया कि कल्चर और प्रभाव की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात यह कि किसी भी देश पर कल्चरल इम्पैक्ट के लिए भारी मिलिट्री बजट और महंगी फैक्ट्रीज की ज़रूरत नहीं। इसीलिए साउथ कोरिया सरकार ने स्पेशल पॉलिसीज बनाई अपने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए, जैसे कि कल्चरल इंडस्ट्री के लिए अपने बजट को 1998 में $14 मिलियन से बढ़ाकर 2001 में $84 मिलियन कर दिया। और उन्होंने देश भर में कई कल्चरल स्टार्टअप्स के लिए सब्सिडीज बढ़ा दी। और जल्द ही साउथ कोरिया ने म्यूज़िक, ड्रामा सीरीज़ और फिल्मों के रूप में दुनिया भर में कंटेंट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और यहीं से हमने के-पॉप ड्रामा और दुनिया भर में मशहूर म्यूज़िक बैंड का उदय देखा, जिसे आज हम सभी BTS के नाम से जानते हैं। साउथ कोरिया के लिए कुछ कमाल की चीज़ें हुई। साउथ कोरियन ड्रामा और फिल्मों ने दुनिया भर के लोगों को इतना आकर्षित किया कि साउथ कोरिया में टूरिज्म बढ़ने लगा। अगर आप इस चार्ट को देखें तो साउथ कोरिया में टूरिज्म 2010 में 8.8 मिलियन से बढ़कर 2019 में $17.5 मिलियन तक जा पहुंचा। साउथ कोरियन एक्सपोर्ट में अरबों डॉलर का राइज दिखने लगा। आप इस चार्ट को देखें तो साउथ कोरिया स्किन केयर कॉस्मेटिक एक्सपोर्ट 2011 में $320 मिलियन से बढ़कर 2023 में $3.82 बिलियन हो गया। Korea's outbound shipments of cosmetics reached $2.3 billion in Q1 this year, which is a surge by almost 22% from the same quarter last year, as well as the year before when the figure stood at $1.9 billion. K-entertainment as well has played a key role in popularizing Korean culture around the world. The demand for Korean beauty products, or K-beauty, continues to rise. अकेले बॉय बैंड BTS ने साउथ कोरिया की इकोनॉमी के लिए $3.67 बिलियन प्रॉफिट किया और इसका कारण 8,000 लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई। इसी तरह नेटफ्लिक्स अब साउथ कोरिया में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रहा है और अनुमान है कि वर्ल्ड के पॉप ब्यूटी मार्केट 2013 तक $18 बिलियन तक जा पहुंचेगा। साउथ कोरिया ने ये सब सिर्फ अपने कल्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके किया। इससे आप सॉफ्ट पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये कि सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल एक देश द्वारा किया जाता है, लेकिन एक शादी से सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ सकता है? ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि ब्रिटेन ने शाही शादी से $1 बिलियन का रेवेन्यू किया कि कैसे एक शादी का इस्तेमाल करके GDP के लिए $1 बिलियन का बढ़ावा किया जा सकता है। पूरी दुनिया के 1/3 लोगों ने प्रिंस हैरी और मेगन की शाही शादी देखी। तो सवाल ये है कि अगर 1.9 बिलियन लोग इसे देख रहे हैं तो क्या होगा? इससे देश के लिए इकोनॉमिक राइज कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देवियों और सज्जनों, ठीक वैसे ही जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर लोग भारत में एक फैशन ट्रेंड सेट करते हैं, केट मिडल्टन, प्रिंसेस डायना और मेगन मार्कल ब्रिटिश प्रेस की वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। जैसे आप सैकड़ों रील्स देखते हैं कि आनंद ने क्या पहना और राधिका ने क्या पहना, वैसे ही ब्रिटिश प्रेस ने रॉयल की हर पहलू को कैप्चर किया और उन्होंने इसे दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी। उनसे रिलेटेड हर चीज़ को मार्केटिंग टूल बना दिया।
और गाइस, जानते हैं क्या हुआ? रॉयल्स दुनिया भर में ब्रिटिश ड्रेसेस की बिक्री बढ़ाने में कामयाब हुए। उन्होंने जो कुछ भी पहना वे ट्रेंडिंग और फैशन बन गया, जिसके कारण लाखों डॉलर की सेल्स हुई। ये दुनिया भर में ब्रिटिश ब्रांड्स की डिमांड बढ़ाने की अनोखी योजना थी। वे फॉरेन ब्रांड्स को भी यूके में बेहद फेमस बनाने में कामयाब हुए। इसी तरह 80s में एड्स के बारे में गलत अफवाहों ने लोगों में खलबली लगा रखी थी। Acquired immune deficiency syndrome, or AIDS, started as an exclusively gay disease. This depression of the immune system can lead to a rare form of cancer, Kaposi sarcoma, which shows up as those purplish spots. This cancer has a death rate of 80% 2 years after diagnosis. AIDS also causes unusual infections, with death rates of 100% in 2 years. प्रिंसेस डायना ने लंदन में एक एड्स रेस्क्यू सेंटर खोला। वर्ल्ड मीडिया के सामने बिना दस्तानों के एड्स पेशेंट के साथ हाथ मिलाया। Today, the hospital reckoned that the princess's visit was worth all the government propaganda put together. She met the staff and the 9 patients and shook hands with them all. लाखों स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए यूके जाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यूके में लाइफस्टाइल कमाल का बन जाएगा और बहुत आरामदायक होगा और पूरा यूके एक हरे भरे गार्डन की तरह दिखता है। अकेले 2022 में 67,990 फॉरेन स्टूडेंट्स यूके गए और ये स्टूडेंट्स साउथ कोरिया की तरह यूके आते हैं। ये एजुकेशन के लिए पैसे देते हैं और फिर वहीं पर काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं। अब आपको सॉफ्ट पावर का मतलब समझ आ गया होगा। तो आइए अंबानी वेडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि अंबानी को और भी ज़्यादा प्रचार क्यों करना चाहिए, जो पूरी दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की काफ़ी हद तक बढ़ावा ला सकता है। अंबानी पूरी दुनिया में इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और हर अरबपति को हमारे कल्चर को खुशी खुशी प्रमोट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड का नेशनल फूड चिकन टिक्का है? जी हाँ। My favorite is always the chicken tikka masala. What's your favorite foreign food to eat on tour? I like Indian. California has the largest Indian population in the US, which means we get some of the tastiest Indian food there is. और 2012 का एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को जॉब्स देने वाले 10,000 रेस्टोरेंट्स में 2.5 मिलियन कस्टमर्स भोजन करते हैं। ये सब सिर्फ भारतीय भोजन की वजह से हैं और आज अकेले भारतीय भोजन ब्रिटिश जीडीपी में 5 बिलियन यूरो की अधिक का योगदान करता है। ये सेलिब्रिटीज़ के जरिए इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का एक अनोखा तरीका है, जबकि ज़्यादातर लोग सिर्फ अंबानी की शान शौकत और खर्च को देखते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि अन्नदान और एनिमल वेलफेयर जैसे कामों में भी अंबानी सबसे आगे हैं। This is Vantara. Vantara isn't your typical wildlife sanctuary though. ये वंतारा जो नाम है, ये है जंगल का सितारा। It is focused on rescue and rehabilitation instead of just conservation. Vantara has been conceptualized and brought to life under the leadership of Anant Ambani. My vision is that Vantara in Jamnagar, we would like to be the world's most advanced wildlife institute. अगर सभी अरबपति अपनी दौलत का प्रचार करना शुरू करें तो ये भारतीय समाज के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अंबानी वेडिंग भारत के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव रोल प्ले करता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी भारत को सपेरों का देश मानता है। जी हाँ, हमारी छवि ये बनी हुई है। हमने यहाँ कुछ सबक सीखे। सॉफ्ट पावर हार्ड पावर की तुलना में बहुत आसान अरबों डॉलर की रणनीति है, जबकि हार्ड पावर को अक्सर हिंसक रूप से देखा जाता है और सॉफ्ट पावर को कल्चर रूप से देखा जाता है। हार्ड पावर में अरबों डॉलर का नुकसान होता है, जबकि सॉफ्ट पावर में बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है। यहाँ भारत में हमारे पहाड़ों से लेकर जंगलों, समुद्रों से लेकर दुनिया की सबसे खूबसूरत रेगिस्तान तक मौजूद हैं। इसलिए अगर इंडियन टूरिज्म को अरबों डॉलर का बनाना है तो हमें दुनिया में भारत की मार्केटिंग के लिए अरबों डॉलर का खर्च करना होगा। ये तो या पैसे टैक्स पेयर से आएंगे या तो मुकेश अंबानी जैसे लोगों से। हमेशा याद रखें, यहाँ भारत में एक शख्स अपने पैसे खर्च कर रहा है जो हमें और हमारे देश को लाभ पहुँचा रहा है। जब हम खुद अपने लोगों को नीचे गिराते हैं तो ये फॉरेन मीडिया के लिए देश की छवि को खराब करने का आसान तरीका बन जाता है। इस ग्रेट अंबानी वेडिंग से भारत का सॉफ्ट पावर की अहमियत सीखनी चाहिए।